आज हम बात करेंगे द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की। और इससे पहले कि हम फिल्म की तरफ चलें, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो इसे जरूर देखें, क्योंकि ये फिल्म क्रिस गार्डनर की जिंदगी पर बेस करती है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना करके कामयाबी हासिल की और यकीनन ये कहानी आपको इंस्पायर करेगी और आपको बताएगी कि जिंदगी में खुशी हासिल करने के लिए बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। फिल्म का स्टार्ट 1981 से होता है, जहाँ क्रिस अपनी बीवी लिंडा और बेटे क्रिस्टोफर के साथ रह रहा था सैन फ्रांसिस्को में। और क्रिस ने अपने सारे पैसे लगाकर एक डिवाइस खरीदी थी जिसका नाम था बोन डेंसिटी स्कैनर। और क्रिस ने बहुत सी मशीनें इस उम्मीद में खरीद ली थी कि वो आसानी से हॉस्पिटल में बिक जाएंगी, लेकिन बदकिस्मती से ये मशीन एक्सरे मशीन से ज्यादा कीमत की थी, इसलिए कोई भी उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। अब क्रिस को अपने घर का गुजारा चलाने के लिए कम से कम महीने में 2 मशीनें बेचनी पड़ती थीं, और अगर वो ऐसा ना करता तो घर का किराया और राशन मुश्किल से पूरा होता। इसीलिए क्रिस की जिंदगी बहुत सी परेशानियों से घिरी हुई थी और अब 2 माह से उसने अपने घर का किराया नहीं दिया था और घर का तमाम खर्च चलाने की जिम्मेदारी लिंडा के कंधों पर आ चुकी थी, जो पैसों के लिए डबल शिफ्ट में काम कर रही थी। और हर बार क्रिस की नाकामी को देखकर लिंडा थक चुकी थी और उसे ऐसे लगने लगा था कि क्रिस अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा और क्रिस से शादी करके उसने बहुत बड़ी भूल की है। और पैसों की कमी से उन दोनों में झगड़ा होना रोज की बात हो चुकी थी। हर रोज क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर को स्कूल छोड़कर स्कैनर बेचने के लिए निकल जाता, लेकिन कोई भी उसका स्कैनर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद वो लिंडा से मिलता है, जो उसे बताती है कि उन्हें टैक्स ना भरने पर नोटिस आ चुका है। और जब क्रिस वहाँ से बाहर जाता है तो पुलिस उसकी नो पार्किंग में खड़ी कार को टो करके ले जाती है। इसके बाद रोज की तरह क्रिस अपने घर खाली हाथ जाता है और खाना खाने के बाद वो रूबिक क्यूब सोल्व करने लगता है। और उस जमाने में रूबिक क्यूब्स नए नए ही आए थे और लिंडा उससे टैक्स के पैसों के बारे में पूछती है तो क्रिस बहाने बनाने लगता है और ये सुनकर उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। इसके बाद क्रिस दूसरे कमरे में बैठकर रूबिक क्यूब सोल्व करने लगता है और ये उसके लिए काफी आसान था। और एक दिन एक आदमी उसे एक बहुत महंगी कार चलाते नजर आता है और क्रिस उससे पूछता है कि वो क्या काम करता है जिससे वो इतनी महंगी कार अफोर्ड कर सके। तो वो आदमी सामने मौजूद बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहता है कि वो इस बिल्डिंग में स्टॉक ब्रोकर का काम करता है। इसके बाद क्रिस उस बिल्डिंग से बाहर आते हुए सभी लोगों को देखता है जो काफी खुश नजर आ रहे थे और क्रिस भी उन जैसे ही स्माइल करना चाहता था। और उस वक्त क्रिस समझ जाता है कि उसकी परेशानियों से बाहर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है, इसलिए वो स्टॉक ब्रोकर की नौकरी करने का फैसला लिंडा को सुनाता है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाकर चली जाती है क्योंकि क्रिस बेचारा सिर्फ क्लास 2 पास था। और अगले दिन वो उस ऑफिस में नौकरी का फॉर्म लेने जाता है और वो अपना स्कैनर एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास छोड़कर अंदर चला जाता है और वहाँ एक आदमी उसे एप्लीकेशन फॉर्म देकर प्रोसेस के बारे में समझाने लगता है, लेकिन उसी वक्त वो उस स्ट्रीट आर्टिस्ट को अपना स्कैनर लेकर भागते हुए देखता है, इसलिए वो पूरी बात सुने बगैर ही उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन वो ट्रेन में बैठकर चली जाती है और अगले दिन वो खुद ऑफिस जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म उस कंपनी के HR डिपार्टमेंट के हेड जे को देता है। जे बहुत जल्दी में था, इसलिए वो उसकी ज्यादा बात नहीं सुन पाता और ऑफिस से बाहर आने के बाद उसे वही स्ट्रीट आर्टिस्ट नजर आती है और क्रिस उनसे अपना स्कैनर वापस लेते हुए कहता है कि इस एक स्कैनर का मतलब उसके घर का 1 महीने का राशन है। क्रिस ने आज अपनी बीवी से कम एक स्कैनर बेचने का वादा किया था, लेकिन वापसी पर उसके पास एक की जगह 2 स्कैनर्स देखकर लिंडा नाराज हो जाती है। क्रिस्टोफर को उसकी बर्थडे पर गिफ्ट देने के बाद वो लिंडा को वापस आए स्कैनर की कहानी बताने लगता है, लेकिन लिंडा उसकी कोई बात नहीं सुनती। इसके बाद वो जे से मिलता है जो टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहा था और जहाँ क्रिस बहाना करता है कि वो भी उसी तरफ जा रहा है और वो उसके साथ टैक्सी में बैठ जाता है। क्रिस जे से अपनी नौकरी के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन जे रूबिक क्यूब सॉल्व करने में बिजी था और जे को अपना टैलेंट दिखाने के लिए क्रिस जल्दी से वो रूबिक क्यूब सॉल्व कर देता है और ये देखकर जे वाकई ही इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन जे का घर आ गया था और वो टैक्सी से उतरकर अपने घर चला जाता है और इसका मतलब ये था कि जे का किराया भी क्रिस को देना पड़ेगा। और जब टैक्सी एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी होती है तो क्रिस टैक्सी से निकलकर भाग जाता है और टैक्सी ड्राइवर उसका पीछा करने लगता है और टैक्सी ड्राइवर से बचने के लिए क्रिस एक ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन उसका स्कैनर दरवाजा बंद होने की वजह से बाहर ही रह जाता है। इसके बाद वो फोन करके लिंडा से माफी मांगता है कि वो क्रिस्टोफर को लेने उसके स्कूल नहीं जा सका और क्रिस्टोफर को स्कूल से लाने के लिए लिंडा को अपनी एक शिफ्ट छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद वो क्रिस को बताती है कि वो घर
घर छोड़कर जा रही है। ये सुनते ही क्रिस भागते हुए अपने घर आता है, लेकिन लिंडा जा चुकी थी और उसी वक्त उसे जे का फोन आता है जो उससे इम्प्रेस हो गया था और वो क्रिस को अपने सेक्रेटरी का नंबर लिखने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस के पास कोई पेन नहीं था, इसलिए वो नंबर याद कर लेता है और फिर पास मौजूद स्टोर में जाकर वो नंबर लिख लेता है। अगले दिन वो स्कूल के बाहर लिंडा से मिलता है और वो लिंडा को बताता है कि वो क्रिस्टोफर से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसका बेटा उसके साथ ही रहेगा। लिंडा उससे बहुत नाराज थी, इसलिए वो क्रिस्टोफर को उसके पास छोड़ के चली जाती है और शाम को वो क्रिस्टोफर को लेकर स्कूल से घर चला जाता है और शाम को ही मकान मालिक क्रिस को मकान खाली करने के लिए कहता है क्योंकि उसने 2 महीनों से मकान का किराया नहीं दिया था। क्रिस उससे कुछ दिनों की मोहलत मांगता है जिसके बदले वो घर को पेंट करेगा और मकान मालिक मान जाता है। और अगले दिन जब वो घर को पेंट कर रहा था तो दरवाजे पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ जाती है क्योंकि उसने नो पार्किंग का चालान नहीं भरा था। वो पुलिस स्टेशन जाकर चालान भरता है, लेकिन पुलिस वाला उसे बताता है कि चालान सुबह 9:30 बजे वेरीफाई होगा और उस वक्त तक उसे यहीं रहना पड़ेगा। जिस पर क्रिस उसे बताने की कोशिश करता है कि सुबह 10:15 बजे उसका इंटरव्यू है, लेकिन पुलिस वाला उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसके बाद वो लिंडा को फोन करके क्रिस्टोफर का ध्यान रखने के लिए कहता है और अगले दिन वो पुलिस स्टेशन से आजाद होने के बाद अपने इंटरव्यू के लिए भागता है और उसके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो कोई ढंग के कपड़े पहन सके। इसलिए इंटरव्यू में क्रिस बोर्ड मेंबर्स को बताता है कि वो बाहर बैठकर कोई कहानी बनाने की कोशिश कर रहा था कि वो इन कपड़ों में क्यों आया है, लेकिन वो कोई भी कहानी नहीं बना पाया। इसलिए वो उन्हें सच बताता है कि चालान ना भरने की वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और उसकी ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं क्योंकि चालान के पैसे उन सब के लिए बहुत ही छोटी बात थी। इसके बाद क्रिस उन्हें अपनी स्टडी के बारे में बताता है और वो उन्हें बताता है कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया था, लेकिन उसकी क्लास में सिर्फ 12 बच्चे थे क्योंकि वो एक छोटे शहर का स्कूल था और 12 बच्चों में फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसकी सच्चाई सुनकर कंपनी के हेड मिस्टर मार्टिन उससे कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं होते। लेकिन क्रिस उन्हें कहता है कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे जवाब नहीं पता, तो मैं साफ कह दूंगा कि मुझे इस बात का जवाब नहीं पता, लेकिन किसी भी चीज का जवाब कैसे पता करना है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और इस मौके पर मिस्टर मार्टिन इस फिल्म का बेहतरीन डायलॉग डिलीवर करते हैं और वो क्रिस से पूछते हैं कि अगर कोई आदमी तुम्हारी कंपनी में बिना कमीज पहने इंटरव्यू देने के लिए आए तो तुम उसे नौकरी पर क्यों रखोगे। और जवाब में क्रिस उन्हें कहता है कि शायद उसने एक अच्छी पैंट पहनी हो इसलिए। और ये जवाब सभी को बहुत अच्छा लगता है और वो क्रिस को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्रिस मिस्टर जे को कहता है कि वो नौकरी के लिए उन्हें सोच कर बताएगा क्योंकि नौकरी पर लगने से पहले उसे 6 महीनों की ट्रेनिंग करना पड़ेगी और इस ट्रेनिंग के बदले में उसे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि जब वो फॉर्म लेने गया था तो उस स्ट्रीट आर्टिस्ट की वजह से वो तमाम शर्तें ध्यान से सुन नहीं पाया था। और रात को लिंडा क्रिस्टोफर को लेकर वापस आती है और वो क्रिस को बताती है कि उसे न्यूयॉर्क में वेट्रेस की जॉब मिल गई है, लेकिन क्रिस कहता है कि वो क्रिस्टोफर को हर सूरत में अपने साथ ही रखेगा। और लिंडा ये सोच कर कि क्रिस क्रिस्टोफर को कैसे पालेगा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्रिस जे को फोन करके कंपनी ज्वाइन करने के लिए ओके करता है और इसके बाद वो अपना सामान लेकर एक सस्ते मोटल में रहने के लिए चला जाता है। और वहीं क्रिस्टोफर एक बास्केटबॉल प्लेयर बनने के अपने ख्वाब के बारे में अपने बाप को बताता है, लेकिन क्रिस उसे कहता है कि वो कभी भी एक बड़ा प्लेयर नहीं बन पाएगा। और ये सुनते ही क्रिस्टोफर डीमोटिवेट हो जाता है और उसका उदास चेहरा देखकर क्रिस उसे कहता है कि किसी से भी ये मत सुनो कि तुम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, और चाहे ये कहने वाला तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर हम किसी चीज का इरादा कर लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक स्कैनर बेचकर क्रिस के पास कुछ पैसे आ जाते हैं। इसके बाद क्रिस अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि सभी कैंडिडेट में सिर्फ एक ही कैंडिडेट की सिलेक्शन होगी, जिसका मतलब ये था कि क्रिस के लिए वहाँ रहना आसान नहीं होगा क्योंकि ना तो वो किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा था और ना ही उसे स्टॉक मार्केट की कोई इन्फॉर्मेशन थी। और यहाँ ट्रेनिंग इंचार्ज उन्हें बताता है कि पिछले साल एक कैंडिडेट के 96% मार्क्स आने के बावजूद कंपनी हेड ने उसे सिलेक्ट नहीं किया था क्योंकि इस जॉब में एग्जाम के अलावा भी बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। इसके बाद वो सभी को मेहनत करके 100% मार्क्स लाने के लिए कहता है। बाहर आकर क्रिस को मिस्टर मार्टिन मिलते हैं, लेकिन वो उनसे लंबी बात नहीं कर पाता क्योंकि वहीं एक आदमी उसका स्कैनर लेकर जा रहा था जो उससे स्टेशन पर
रह गया था। क्रिस उसके पीछे भागता है, लेकिन वहीं एक कार के साथ उसकी टक्कर हो जाती है और उसका एक शू भी खो जाता है, इसलिए उसे अपने जूते के बगैर ही ऑफिस जाना पड़ता है। क्रिस पर पहले ही बहुत प्रेशर था, ऊपर से उसका ट्रेनिंग इंचार्ज अपने पर्सनल कामों के लिए भी क्रिस को ही कहता था, जिसकी वजह से क्रिस के बहुत से जरूरी काम छूट जाते थे और उसे अपने काम बहुत जल्दी खत्म करके क्रिस्टोफर को स्कूल से लेकर एक बहुत लंबा सफर करके घर जाना पड़ता था और इसीलिए वो अपने फोन का रिसीवर नीचे नहीं रखता था और सारा दिन वो लगातार फोन करके अपने 8 मिनट बचा लेता था और वहाँ वो पानी भी नहीं पीता था ताकि उसे वॉशरूम न जाना पड़े, क्योंकि जो काम उसके साथी 9 घंटों में पूरा करते थे उसे वो 6 घंटों में पूरा करना पड़ता था। और ऐसे ही 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन क्रिस के हाथ कोई भी कामयाबी नहीं आई थी। इसलिए वो अपने सबसे बड़े क्लाइंट को फोन करता है और वो क्रिस को 20 मिनट में अपने पास पहुंचने के लिए कहता है। इसलिए क्रिस फौरन ही ऑफिस से निकल जाता है, लेकिन उसी वक्त ट्रेनिंग इंचार्ज उसे अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए कहता है और इसी वजह से क्रिस वो मौका भी खो देता है। अब क्रिस ने 2 महीनों से किराया नहीं दिया था, इसलिए मोटल का मालिक भी उससे किराया मांग रहा था और यही क्रिस को पता चलता है कि उसका सबसे बड़ा क्लाइंट फुटबॉल मैच देखने के लिए जा रहा है और इस मौके का फायदा उठाकर क्रिस अपने बेटे को लेकर उससे मिलने के लिए चला जाता है। इसके बाद वो उस दिन वक्त पर ना पहुंचने के लिए उससे माफी मांगता है और उसे एक और मौका देने के लिए शुक्रिया कहता है और वहीं वो आदमी उन्हें अपने साथ फुटबॉल मैच देखने के लिए दावत देता है और मैच के दौरान वो क्रिस से कहता है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। अगरचे क्रिस की वहां बात नहीं बनी, लेकिन क्रिस्टोफर फुटबॉल मैच देखकर बहुत खुश था। अगले दिन ही क्रिस को इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है क्योंकि उसने टैक्स नहीं भरा था, इसलिए डिपार्टमेंट ने उसके बैंक अकाउंट से टैक्स के पैसे काट लिए थे और ये पैसे क्रिस के लिए बहुत जरूरी थे क्योंकि इन्हीं पैसों से उसका गुजारा होने वाला था। इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है और उससे उधार के पैसे वापस मांगता है, लेकिन उसका दोस्त उसे पैसे वापस करने से इनकार कर देता है। कुछ देर बाद उसे अपना स्कैनर एक भिखारी के हाथ में नजर आता है, इसलिए वो उससे अपना स्कैनर वापस ले लेता है। इसके बाद वो बहुत सी जगहों पर जाकर उसे बेचने की कोशिश करता है और आखिरकार एक डॉक्टर उसे खरीदने के लिए मान जाता है, लेकिन वो स्कैनर खराब हो चुका था। लेकिन इससे ज्यादा परेशानी तो क्रिस को उस वक्त आती है जब वो मोटेल वापस आता है, क्योंकि मोटेल वालों ने उसका सामान बाहर निकालकर कमरे को ताला लगा दिया था क्योंकि उसने किराया नहीं दिया था। ये देखकर क्रिस की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, क्या करे और किससे मदद मांगे। और इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि तमाम परेशानियों को सिर्फ और सिर्फ उसी का रास्ता मालूम है। अब क्रिस मोटेल से निकलकर स्टेशन चला जाता है और वहाँ वो रात गुजारने के लिए सोचने लगता है और उस वक्त वो क्रिस्टोफर के साथ एक गेम खेलता है और वो क्रिस्टोफर को कहता है कि ये स्कैनर नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है जिसकी मदद से हम डायनासोर के टाइम में पहुंच चुके हैं। और डायनासोर से बचने के लिए वो उसे एक टॉयलेट में ले जाता है और वहाँ वो कागज बिछाकर क्रिस्टोफर को अपनी गोद में सुला लेता है और रात के वक्त कोई आदमी बाहर से दरवाजा खड़काता है, लेकिन क्रिस उठकर दरवाजा नहीं खोलता और उस वक्त क्रिस अपने आप को बेतहाशा, बेबस और मजबूर पाता है और उसका सब्र जवाब दे जाता है और दुख के मारे वो वहीं रोने लगता है। और अगले दिन वो रहने के लिए एक चर्च में जाता है जहाँ बेघर लोगों की बहुत लंबी लाइनें थीं। चर्च में जगह कम थी, इसलिए जो पहले आ जाता उन्हें जगह मिल जाती और बाकी लोगों को वापस भेज दिया जाता था। और वहीं वो स्कैनर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक पार्ट खराब हो गया था और नया पार्ट खरीदने के लिए क्रिस के पास पैसे नहीं थे। अब क्रिस की परेशानी भर चुकी थी क्योंकि उसे वक्त से पहले अपना सारा काम खत्म करके अपने बेटे के साथ चर्च की लाइन में लगना पड़ता था ताकि उन्हें रात रहने के लिए जगह मिल सके। और ये वक्त उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था और इस वक्त की वजह से वो खाना पीना भी भूल चुका था। और उस चर्च में क्रिस की तरह बहुत से लोग थे जो अपनी जिंदगी की परेशानियों से तंग थे। अगले दिन वो अपनी इंटर्नशिप का फाइनल एग्जाम देता है, लेकिन उसके चेहरे पर नौकरी मिलने का कॉन्फिडेंस नहीं था और वहाँ से बाहर आकर उसे मिस्टर मार्टिन मिलते हैं और वो अपनी टैक्सी का किराया देने के लिए क्रिस से $5 उधार मांगते हैं क्योंकि वो अपना पर्स भूल आए थे। अब क्रिस के पास बहुत कम पैसे बचे थे, लेकिन फिर भी वो $5 मिस्टर मार्टिन को दे देता है और उस रात उन्हें चर्च में जगह नहीं मिलती, इसलिए वो क्रिस्टोफर के साथ
ट्रेन में ही सो जाता है। इसके बाद वो पैसे इकट्ठे करने के लिए अपना ब्लड बेचता है और उन पैसों से स्कैनर का पार्ट खरीद कर उसे रिपेयर कर देता है। इसके बाद वो स्कैनर बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम करता है ताकि आज रात वो होटल में जाकर आराम से सो सके और आज की रात वो अपनी तमाम परेशानियां भुला सके। और अगली सुबह वो क्रिस्टोफर के साथ बीच पर जाता है और अपनी परेशान जिंदगी में कुछ सुकून के पल जीता है। आज उसकी इंटर्नशिप का रिजल्ट आने वाला था और वो अपनी सिलेक्शन के बारे में ही सोच रहा था। इसके बाद मिस्टर मार्टिन उसकी नई कमीज की तारीफ करते हैं और क्रिस उन्हें कहता है कि आज उसकी इंटर्नशिप का आखिरी दिन है, इसलिए वो आज नई कमीज पहनकर आया है। जिस पर मिस्टर मार्टिन मुस्कुराकर कहते हैं कि तुम कल भी यही कमीज पहनकर आना क्योंकि कल तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है। और अपनी नौकरी की बात सुनकर खुशी से क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद मिस्टर मार्टिन क्रिस से पूछते हैं कि क्या ये आसान था, तो क्रिस कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके बाद मिस्टर मार्टिन उधार के $5 भी उसे वापस दे देते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि अब हैप्पीनेस क्रिस की तरफ आने लगी है। और उस दिन क्रिस बहुत खुश था और वापसी पर वो खुशी से कहता है कि इसी एहसास को खुशी कहते हैं। और आखिरी सीन में हम उसे क्रिस्टोफर के साथ बातें करते हुए देखते हैं और उसी वक्त उनके पास से एक आदमी गुजरता है जो कि असली क्रिस गार्डन है। और क्रिस मुड़कर उसे देखता है क्योंकि ये सारी कहानी उसी की जिंदगी पर पेश करती है। और फिल्म के एंड में हमें बताया जाता है कि क्रिस गार्डनर अपनी जिंदगी में एक कामयाब बिजनेसमैन बना और उसने $multi-million की कंपनी बना ली और इसके साथ ही ये फिल्म एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगे तो इसे जरूर देखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।